अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुशामदीद और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मामलाते ज़िंदगी आपका अच्छे से गुजर रहा होगा। आज है मंडे और हैप्पी मंडे भी आपको, क्योंकि ज़ाहिर है आज के दिन आप फ्रेश रहेंगे तो पूरा हफ्ता ही आपकी एनर्जी फ्रेश होना जरूरी है ना। और मुझे कहते हैं गजल अवान याद आ गया। ये हैं गजल अवान और मुझे कहते हैं जी खवातीन वज़ात हसन लियाकत। आज वर्किंग डे है और वर्किंग डे का आगाज़ हो चुका है। इससे पहले आपने सैटरडे संडे या फिर कुछ लोगों ने संडे को एंजॉय किया होगा और उम्मीद करते हैं कि आज आपकी एनर्जी बिल्कुल उसी तरह होगी। इस तरह गजल एनर्जी में सब कुछ भूल बैठी हुई है। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हुए क्योंकि वक्त हमारे पास कम है और स्टोरीज बहुत ज़्यादा हैं। हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग सोशल स्टोरीज हैं। अराकीन पार्लियामेंट ने तनख्वाहों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया, जिसके खिलाफ ये हुआ कि अवाम मुश्तइल हो गई और पार्लियामेंट हाउस का घेराव कर लिया उसने। लेकिन ये पाकिस्तान में नहीं हुआ, ये हुआ है इंडोनेशिया में। ये बात पाकिस्तान की नहीं है नाज़रीन, बल्कि मैं इंडोनेशिया की बात कर रहा हूँ। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इंडोनेशिया में अराकीन पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे के खिलाफ मुल्क भर में इश्तियाल पाया गया। गुज़श्ता रोज़ दारुल हुकूमत जकार्ता में अवाम इसके खिलाफ सड़कों पर निकल आई। हज़ारों मुजाहिरीन मार्च करते हुए पार्लियामेंट हाउस पहुंचे और ऐवान नुमाइंदगान का घेराव कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक इस मुजाहरे में इंडोनेशिया में फाल कई तंजीमें, जिनमें यूनिवर्सिटीज़, इंडोनेशियन मुस्लिम स्टूडेंट्स यूनियन और स्टूडेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी शामिल हैं। एहतजाज में शामिल नौजवानों में अक्सरियत ने स्याह लिबास पहनकर रखा था और मुजाहिरीन की पार्लियामेंट हाउस के सामने इस वक्त झड़प हुई जब वो आगे बढ़ने के लिए एक रकावट को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने इन्हें पीछे धकेलने के लिए आंसू गैस की शेलिंग और वाटर कैनन फायर किए। पुलिस की शेलिंग के जवाब में मुजाहिरीन की जानिब से पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस ने पेशकदमी करते हुए मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया और कई नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरीन का कहना था कि इंडोनेशिया में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, जबकि अराकीन पार्लियामेंट अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं। ऐसा करना अवाम पर जुल्म है और नाइंसाफी है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। अब ये जो मुजाहरे हुए हैं, बहुत ही धक्कम पेल भी हुई, जाँ बहक भी हुए लोग। जो तादाद अभी तक सामने आ रही है वो तो 5 अफराद की जाँ बहक होने की इत्तलात है, लेकिन बहुत सी इमारतों को भी नजर आतिश किया गया। इसके साथ साथ आप ये भी कहें कि वज़ीर ख़जाना जो थे उनके घर में भी लूट मार हसनैन हुई है। तो अब ये जो सिलसिला हो सकता है, स्टोरी बताने का मकसद अपनी अदाओं पे गौर करें। एग्जैक्टली, ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि अपनी अदाओं पे गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के हवाले से कहा गया था कि ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा एहतजाज। मतलब पहले ही उनके प्रेसिडेंट ने इस हवाले से कॉल दे दी थी, लेकिन जो जितने भी बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, तलबा थे, उन्होंने प्रेसिडेंट के कहने के बावजूद एहतजाज को ख़त्म नहीं किया। और पीर का रोज़ आज के दिन उनकी मुकम्मल तैयारी भी है एहतजाज के हवाले से। और ज़ाहिर है फिर अब एक मुआशी अदम इस्तेहकाम भी उस मुल्क में पैदा हो गया है, क्योंकि वहाँ पर जो सरमायाकार थे उनका जो एतमाद था वो थोड़ा सा बहाल हो रहा था। बट लेट्स सी कि अब इसमें क्या पेशरफ्त होती है, फिर आपके साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर पंजाब की सूरत हाल पर भी अब थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि पंजाब इस वक्त अपनी तारीख के बदतरीन सैलाब से गुजर रहा है और पानी का बहाव इतना शदीद था और अब है भी कि बड़े शहरों को बचाना तकरीबन आप ये कहें कि नामुमकिन दिखाई दे रहा है। लेकिन इस कड़े वक्त में कुछ इलाके, कुछ गाँव या फिर वहाँ के लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी ज़मीनें, अपने घर, अपनी फसलें, हत्ता के अपनी ज़िंदगी भर की कमाई भी कुर्बान कर दी है ताकि हज़ारों इंसानों की ज़िंदगियाँ बच जाएं। और वो गुमनाम हीरो हैं जिन्होंने अपनी तकलीफ को दूसरों के सुकून के लिए बर्दाश्त किया, चाहे चिन्योट हो, गुजरात हो, लाहौर, मंडी बाउदीन, झांग और कसूर के वो इलाके जहां हुकाम ने जानबूझकर बंद तोड़े और वहां पानी का जो रुख था उनको उस तरह से दिया कि कोई स्पेस बन जाए और शहरों और लाखों इंसानों को महफूज किया जा सके। ये फैसला इंतहाई मुश्किल था, लेकिन इन इलाकों के रहने वालों ने अपनी किस्मत को कुर्बानी समझकर उसको कबूल किया और खेत भी डूबे, मवेशी भी बह गए, मकान पानी में डूबे, मगर उनकी कुर्बानी से बड़े शहरों में रहने वाले लाखों लोग बच गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसी, और इसके हवाले से बहुत सारे लोग कुर्बानी भी दे रहे हैं और बहुत सारे लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। वो भी आप आगे जाके आवाम के साथ शेयर जरूर कीजिएगा कि किस तरह से लोग इसको एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम लोगों को दाद देनी चाहिए जिन्होंने अपने घर, अपने मवेशी, अपनी जमीनें, अपने फसलें और अपनी जमा पूंजी, जिस तरह गजल कह रही है, वो कुर्बान कर दी है इस वजह से कि बड़े शहरों में अगर ये पानी के रेले चले जाते तो वहाँ पे ज्यादा नुकसान होता। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हुए आपको सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो देख लेते हैं हम। उस वीडियो को वेरी अनफॉर्चुनेट, सारे मना करते रहे, लेकिन मना करने के बावजूद भी, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं, हमने
शायद लोग वीडियो भी बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पे हीरोपंती दिखानी है, हीरो बनने का मौका नहीं गंवाना, और उस हीरो बनने के मौका ना गंवाने से उन्होंने अपनी जान गंवा दी। और ये वीडियो पाकिस्तान की नहीं, पाकिस्तान के पड़ोस इंडिया की है, लेकिन हालात पाकिस्तान में भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पे भी लोग इसी तरह से वीडियोस बनाते हैं, टिकटॉक बनाते हैं। और दिनों साथ आपने देखा कि कैसे इन दो अफराद ने अपनी जान को खतरे में डाला। इन दोनों को दूसरी तरफ से लोग बार बार चीख कर अपने हाथों से इशारे करते रहे, रोकते रहे कि आप ना कीजिए, लेकिन सब इन्हें समझाते रहे कि आप मौत को दावत दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अफसोस उन्होंने किसी की एक ना सुनी, और जीप जैसे ही पानी के बीच पहुंची, बल्कि आगाज में कुछ ही मुंह से क्रॉस भी नहीं किया, और चंद ही लम्हों में ताकतवर रेला गाड़ी को बहाकर ले गया। और एक लम्हे की जिद, एक लम्हे की हमाकत ना सिर्फ इनके लिए जान का खतरा बनी, बल्कि रेस्क्यू टीमों के लिए भी मजीद मुश्किलात उनमें उनको डाल दी जाती हैं। याद रखिए कि ये सिर्फ आपकी जान का मसला नहीं है, ये गलत फैसला, एक बेवकूफ़ाना हरकत ना सिर्फ आपको बल्कि रेस्क्यू वर्कर्स की जान को भी खतरे में डाल देती है। एग्जैक्टली आप ठीक कह रहे हैं। मतलब इससे पहले भी हमने आपके साथ एक स्टोरी शेयर की थी, जिसमें हम देख रहे थे कि बीच में दो लोग खड़े हुए थे टिकटॉक बना रहे थे। मतलब ऐसी बेतहाशा वीडियोस इस पर सोशल मीडिया पर चल रही हैं। लोग टिकटॉक अपने व्यूज की वजह से ये काम कर रहे हैं, अपनी जानों को खतरे में डाल रहे हैं। ऐसा करके आप क्या मैसेज दे रहे हैं? वैसे क्या आपको लगता है कि लोग ग्रो अप होंगे? मुझे तो नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि पढ़े लिखे लोग भी हम देख रहे हैं कि यही हालात कर रहे हैं, अपने व्यूज के चक्कर में, फेमस होने के चक्कर में सब कुछ ये हो रहा है। लेकिन इसके साथ अभी मैं सोशल मीडिया पे एक और भी चीज स्नैन देख रही हूँ, बुरे वाला में, वहां पर जो लोग मतलब जो रह गई थी, एग्जैक्टली जो बात रह गई थी, आप शेयर कर लें। एग्जैक्टली मैंने सोचा कि आपके साथ अभी शेयर कर लूं। अभी कुछ हो इस तरह रहा है कि जो लोग मुतासिर हैं वहां पर, जो उनको कश्तियों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल किया जा रहा है, वहां पर क्या हो रहा है कि जो कश्ती चलाने वाले लोग हैं उन्होंने अपनी सर्विसेज शुरू कर दी हैं, लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, मतलब गाड़ी बना लिया कश्ती को। गाड़ी बना लिया, और कितने लोग मजबूर और बेबस होंगे, और ऐसे हालात में भी उनको पैसे दे रहे हैं। मतलब हर तरह के लोग पाए जाते हैं, हर तरह की सूरत हाल में। बताने का मकसद ये है, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्या होगा, किस तरह से सूरत हाल डिवेलप होगी, हम तो यही दुआ करते हैं सैलाब वाले मामला खत्म हो जाएं। बिल्कुल ऐसी है। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए आपको पंजाब की हालात से आगाह करते हैं। पंजाब में हालिया तबाहकुन सैलाब ने जहां लाखों लोगों की जिंदगियां बदल डाली हैं, वहीं एक और बहास पर हमें एक इदारा डटा हुआ नजर आ रहा है। वो इदारा है रेस्क्यू 1122। गांव के गांव डूब गए, मवेशी बह गए, खेत उजड़ गए, लेकिन इस कड़े वक्त में हज़ारों जानें बचाने का सेहरा इन्हीं हीरोज़ के सर जाता है। रेस्क्यू एहलकार कभी दरियाई रावी की तेज़ मौजों में उतरते हैं, कभी देहात में फंसे खानदानों को कंधों में उठाते हैं, और कभी दूर दराज इलाकों में बर वक्त पहुँच हज़ारों जिंदगियां महफूज बचाते हैं, उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि पूरे ऑपरेशन में रेस्क्यू 1122 ने कितने लोगों को बचाया, कितना नुकसान उन्होंने प्रिवेंट किया, इस तमाम तर के ऊपर हम बात करने के लिए चुके हैं डॉक्टर रिजवान नसीर साहब। आप सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 पंजाब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले तो जिस तरह से हसनैन ने भी जिक्र किया अपने इब्तिदा में, और हम भी बात कर रहे हैं, क्योंकि अब इंडिया भी एक ब्रेकिंग चल रही थी कि इंडिया ने मजीद पानी छोड़ दिया है, 8 लाख। हाँ एग्जैक्टली। तो रेस्क्यू 1122 ने सैलाब के दौरान कितने अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया, और ये तादाद अब मामूल के मॉनसून ऑपरेशंस के मुकाबले में कितनी ज्यादा थी? जी, अब तक तो जो एक रूटीन में हुआ कि एक जो आता था सैलाब एक दरिया में, या एक बार इंडस में आया, फिर इसी तरह 2 साल पहले हमने दरिया सतलुज में देखा। लेकिन ये जो इस बार हुआ है, जब इसमें तो इकट्ठा चनाब, रावी, फिर सतलुज, तीनों में एक हाई फ्लड सिचुएशन क्रिएट होना एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक चैलेंज था। और ये इमीडिएटली जिस वक्त आया है संडे को, उस दिन हमने पहले से ये, उस दिन फ्लड की कैबिनेट मीटिंग हुई, तो उसके अंदर हमने ये चीज किया, और उसमें फौरन ये फैसला किया कि जी हमने दरिया के बेड से जितने लोग हैं उन सबको निकालना है, क्योंकि अगर हम वो लोग होंगे उसमें ऐसी सिचुएशन में तो फिर अमवात बहुत ज्यादा होगी। तो इसलिए उसी वक्त फौरन बर वक्त फैसला करते हुए जो है ये डिसाइड किया गया कि जी हमने ये इवैक्यूएशन कैरी करनी है। तो अब तक मैं अगर आपको बताऊं, जिस वक्त हुआ तो अब तक हमने 7.5 लाख लोगों को जो है यहाँ से रिवर बेड से जो है वो निकाल लिया, और इसी तरह 5 लाख एनिमल्स को भी निकाला। अल्लाह का शुक्र है कि उसकी वजह से वो अमवात जो है उस तरह से नहीं हुई। मैं खास तौर पे यहाँ पे तकरीबन हमारी 800 से ज्यादा इस वक्त बोट्स जो है वो इस वक्त ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। 3,500 रेस्क्यूअर्स हैं जो कि दिन रात काम कर रहे हैं, ताकि इवन रात को भी कॉल्स आती हैं तो हम ताकि उनको निकाल सकें। ये तो 7.5 लाख के, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग जो बीच में अंदर रह गए, हमने फिर 1,20,000 लोगों को किश्तियों के अंदर से वहां से निकाला, ताकि वो लोग भी जो है महफूज रहे और कोई ऐसी अमवात ना हो। तो अभी हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है चिनाब में, जहाँ पे मिराला पे तकरीबन हमारे पास
9 लाख क्यूसेक जो एक आया, फिर अब ग्रेजुअली वो अब नीचे गया, सारा चला गया। लेकिन उतने ही दिन जिस नाला एक डेग वहाँ पे नारोवाल में और इसी तरह से एक और पलकू ने इकट्ठा, और चिनाब में भी जब पानी आया है उसने जब सियालकोट को जो बोया, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब वो ग्रेजुअली खानकी और इसी तरह से होता होता अब चिन्योट ब्रिज से होता हुआ अब झंग इस वक्त जो है वो पहुंचा हुआ है। और वहाँ पे मेरी लोगों से अपील होगी, इसी तरह झंग में खास तौर पे, कि जो भी है इस वक्त दरिया के बेड में या उससे आगे जहाँ पे भी होंगे वहाँ पे लोग वहाँ से निकल जाएं, इसको बड़ा सीरियसली लें, बिकॉज ये अनप्रेसिडेंटेड है कि 3 दरियाओं में इस तरह से जो है वो जो है एक टाइप पे सैलाब आ जाना। इसी तरह रावी में। अच्छा रिजवान साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि अभी हम स्टोरीज कर रहे थे कि बहुत सारे लोग आपके काम को इंटरप्ट कर रहे हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि लोग किस तरह से आपके काम को मजीद मुश्किल बना रहे हैं? अक्सर हम देखते हैं वायरल वीडियोस में देखा जा रहा है कि लोग तेज पानी के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, फिर बहुत सारी जगहों पे इस तरह देखा गया कि नीचे से रावी का और चनाब का एक रेला जा रहा है और ऊपर ब्रिज के ऊपर रेस्क्यू एहलकार तो दूर की बात है, वहां पे अवाम का जमे गफीर है, तो आपके काम में तो बहुत सारी रुकावट आती होगी। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। पहली तो सबसे बड़ी चीज ये थी, लोगों को अंदाजा ही नहीं था कि इतना बड़ा जो है वो सैलाब आ सकता है। तो इसलिए लोग समझते थे थोड़ा सा पानी आया, वो कहते हैं जी नहीं आया है तो हमें पता है हम निकल जाएंगे बाद में जिस वक्त करेंगे। तो एक तो ये अंदाजा नहीं था, इसलिए लोगों ने हमें बहुत रेजिस्टेंस क्रिएट की जी कि हम जो है हम नहीं निकलेंगे या हम नहीं निकलते। फिर बड़ी मुश्किल से कुछ जगहों पे जो है वो जिले इंतजामिया और पुलिस को फोर्स भी यूज करनी पड़ी ताकि वहां से लोगों को निकाल लें, उनके जानवरों को भी निकाल लें ताकि वहां पे वो महफूज रहें। फिर जो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है वो लोग इसी तरह से जब पानी आया होता है अब थोड़ी देर इंतजार कर लें या उस पानी में ना जाए। लोग जो है अपनी, कभी आपने देखा जहाँ पे तेज पानी था वहां पे गाड़ियां लेके चले गए या क्रॉस करने की जल्दी में कोशिश की, या लोग वैसे चले गए। अब आपको नहीं पता आगे कितना गहरा है, उससे कुछ बच्चे या कुछ लोगों के इस तरह के डूबने के जो फिर से वो पड़ जाते हैं। तो ये हमारे लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अब इस वक्त भी लोग उस पानी में जाते हैं, नहीं रियलाइज करते हैं कि उससे जल्द की बीमारियां और दूसरी चीजें होंगी। तो इसलिए ये खास खुसूसी तौर पे जो है इस वक्त एहतियात करने की जरूरत है। सारे इंतजाम हैं, लेकिन ये कि इतना बड़ा सैलाब है और उसमें अगर एहतियात नहीं करेंगे बिल्कुल आप तो दुरुस्त फरमा रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा कि अभी रेस्क्यू 1112 ने अगस्त की बात करें तो तारीखी सैलाब से पहले किस नोयत की आपने पेश की तैयारियां की, और फौज हो जाए, जिला इंतजामिया हो जाए या फिर पीटीएम हो जाए, इन जैसे इदारों के साथ किस तरह से राबिता और ताउन किया? हर साल बाकायदा एक स्ट्रेटेजी होती है, उसमें 15 जून से पहले पहले आपने अपनी फ्लड की प्रिपेयर्डनेस को चेक करना होता है। उसमें किश्तियां हो गई, इक्विपमेंट हो गया, आपकी लाइफ जैकेट्स हो गई, बाकी सारी चीजें। फिर बाकायदा एक नहीं, दो नहीं, वजीर आला पंजाब की हिदायत पे 3 एक्सरसाइजेज जो है वो बाकायदा की गई और उससे फिर इक्विपमेंट चेक हो गया था। दूसरी तरफ सारी जिला इंतजामिया को कहकर उनको सारे जितने नाले थे उनकी सफाई जरूरी थी ताकि वहां पे भी पानी जो है वो अगर बारिशें हो तो वो ना हो, पानी ना खड़ा हो। तो आपने देखा कि कहीं पे भी शहरों में 2-4 घंटे से ज्यादा जो है वो पानी नहीं खड़ा हुआ, वहां से निकल गया। सिर्फ जो चैलेंज आया वो सियालकोट में और चकवाल में आपने देखा कि 350 मिलीमीटर बारिश हो जाना, तो वो एक ऐसा क्लाइमेट चेंज का या जो भी फिनोमेना है उसकी वजह से एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कहाँ वो तीनों नाले भी बह रहे थे, हाई फ्लड में थे, और ऊपर से जो है वो 350-400 मिलीमीटर बारिश भी हो गई। तो उसने एक बहुत बड़ा वहां पे जो है 1-2 शहरों में हमें बहुत प्रॉब्लम हुई। उसके बाद जेलम में भी आकर उसने प्रॉब्लम कॉज की, वो पहले गुजर गया। और अब जो है ये दरियाओं में तीनों में जो है इस वक्त अभी भी हाई फ्लड नीचे की तरफ जा रहा है। अभी देखते हैं आगे भी उन्होंने बारिशों की प्रेडिक्शन कुछ की है और आज वार्निंग इशू हुई है। तो मेरी लोगों से यही अपील होगी कि वहां पे भी ऐसी जगहों पे बहुत एहतियात करें और अपनी जिंदगियों को खतरे में मत डालें। तो ये कुछ टाइम है, जब टोटल निकल जाए, क्लियर हो जाए तो फिर उसके बाद। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर रेस्क्यू 1122 की बात की जाए तो उन्होंने कुछ इकदाम किए, जैसे दरिया रावी में फंसे लोगों को बचाया, अवामी सतह पर बहुत इसको सराहा गया, लेकिन आपके नजदीक ऐसे इकदाम किस तरह इदारे की मजमूई खिदमत और इंसानी हमदर्दी के तस्वुर को उजागर करते हैं? जी आई थिंक हमारा, देखिए जी, हमारी जो है बिला तफरीक, हम रंग व नस्ल, अमीर गरीब का फर्क रखे बगैर हमारी कोशिश होती है कि जो भी बेचारा मुसीबत में है, चाहे वो कोई किसी को मेडिकल इमरजेंसी है, किसी का हादसा हो जाता है, सैलाब है, डूब जाता है, जानवर फंस जाते हैं, किसने और रेस्क्यू करना है। तो इसलिए हम
हमने कोशिश करते हैं कि हम साथ ही कैपेसिटी बिल्डिंग करें। इसीलिए जहाँ पे हमने एम्बुलेंस सर्विस से सफर का आगाज किया, अगले साल जंजिला आ गया तो हमने पहली सर्च एंड रेस्क्यू टीम बनाई और आज पाकिस्तान को ये एजाज हासिल है कि पूरे जनूबी एशिया में जो हमारी सर्च एंड रेस्क्यू की टीम है वो पूरे जनूबी एशिया में पहली अक़वाम मुत्तहिदा सर्टिफाई होने वाली टीम है, जिसकी वजह से जहाँ पे पहले बाहर से टीमें आ रही थी, आज हम टर्की को भी जाके हमने मदद की और वहां पे भी हमने 15 लोगों को अगले दिन जिंदा निकाल लिया। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग की 2010 के जब फ्लड आए तो उस वक्त वज़ीर आला पंजाब ने उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने हमें एक और चैलेंज दिया कि जी आप ये फ्लड को मैनेज करें। तो हमें जहां जहां से किश्तियां मिली हमने उसे लेके इकट्ठा करके तो एक चैलेंज एक्सेप्ट किया। आज अभी पिछले 2 साल पहले भी जब सतलुज के अंदर आया है सैलाब, उसमें हमने लाखों लोगों को जो है वो निकाला, रेस्क्यू किया, दिन रात ऑपरेशन किया। लेकिन उस वक्त आसानी ये थी कि एक ही दरिया था। हमें इस बार तो तीनों दरियाओं को साइमन बैक वक्त जो है वहां पे ऑपरेशन करना वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज था। लेकिन है कि जो भी हम कर सकते हैं हम कोशिश करते हैं कि अवाम को जो है वो ये एहसास तहफ़्फ़ुज़ दे सके कि हर मुसीबत की घड़ी में उनके साथ है और उनकी हम मदद करने के लिए तैयार है और ताकि जो भी कोई बंदा फंसा हुआ है एग्जैक्टली हमें आप पे फख्र है और इसी तरह से आप तमाम तर लोगों की मदद करते जाएं, इवन आप भी और तमाम बाकी जो इस तरह से ताउन कर रहे हैं, अवाम की ज़िंदगियां बचा रहे हैं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर रिजवान नसीर साहब हमारे साथ मौजूद थे जो इक़दाम लिए गए रेस्क्यू 1112 की जानिब से उस हवाले से बता रहे थे। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए।